तो हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला टॉपिक है इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, कि डोमेस्टिक टेरिटरी आखिर क्या होती है। तो ये आप इंडिया की मैप की बाउंड्री देख रहे हैं। ठीक है, इस बाउंड्री को हम पॉलिटिकल फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। तो इस बाउंड्री के अंदर का सारा एरिया जिसमें पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकता है, फ्रीली इधर उधर जा सकता है, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। और ये एरिया गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, meaning boundaries of a country. It refers to a geographical territory administered by government within which person, goods and capital circulate freely. आप ध्यान दिए होंगे कि अक्सर इंडिया में ही जाने आने के लिए हमको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं फेस करने पड़ते, हम लोग फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या सिर्फ ये बाउंड्री का एरिया का अंदर ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, या फिर इसके बाहर का भी कोई एरिया है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो सकता है? लेट्स सी। In addition to the political frontiers, domestic territory also includes point number 1, ships, aircrafts owned and operated by normal residents between 2 or more countries। यानी कि शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो कि हमारे इंडिया के रेसिडेंट्स ओन कर रहे हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं या चला रहे हैं इसको, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। यानी कि अगर एयरक्राफ्ट है, तो अगर मान लो इंडिया का एयरक्राफ्ट इज एयर इंडिया, राइट, एयर इंडिया। तो एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया जापान से लेकर रशिया ट्रैवल कर रही है, तो जहां जहां भी हमारी ये इंडियन एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है वो सारा एरिया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। वैसे ही शिप, अगर हमारी इंडियन शिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, तो वो जहां जहां शिप ट्रैवल कर रही है वो एरिया हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ठीक है, planes operated by Air India between Russia and Japan are part of domestic territory of India. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are a part of domestic territory of Singapore. यानी कि अब जैसे इंडियन एयरवेज जहां पे भी उड़े उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी बोल रहे हैं, वैसे ही सिंगापुर एयरवेज कहीं पे भी उड़े, अब भले वो इंडिया में ही क्यों ना उड़े, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी? सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट बोलता है फिशिंग वेसल, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation। यानी कि अच्छा, पहले आप देख लीजिए कि फिशिंग वेसल वगैरह क्या होता है। दिस इज योर फिशिंग वेसल जिसमें हम ऑफ कोर्स मतलब मछली पकड़ते हैं। दिस इज अवर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ये ऑयल के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं बच्चों, यानी कि इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए हम इसको अंडर वाटर्स रखते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों चीजें भले ही इंटरनेशनल वाटर में ट्रैवल कर रही हैं, बट अगर इसको चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला एक इंडियन रेसिडेंट है और उसी इंडियन रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है इसको चलाने का, यानी एक्सक्लूसिव राइट मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी को अधिकार है उस जगह पे इसको ऑपरेट करने का, तो ये जहां जहां पे भी तीनों चीजें चल रही हैं वो हमारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे चल रहा है तो दिस इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान से, fishing vessel, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive right of operation। यहाँ पे कंट्री लिखा है बच्चों, हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सो आई एम यूजिंग इंडिया वर्ड इन अवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन will be
कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई इंडियन फिशरमैन हमारे फिशिंग बोट चला रहे हैं इंडियन ओशियन के इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया का पार्ट नहीं है, फिर भी उसको हम इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे क्योंकि हमारा इंडियन फिशरमैन चला रहा है और उसी का वहां पे एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन है. पॉइंट नंबर 3, व्हाट डज पॉइंट नंबर 3 सेज? Point number 3 says embassies, consulates and military establishments of a country located abroad. यानी कि इंडिया की एम्बेसी कहीं पे भी लोकेटेड हो, किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, वो एरिया जहां इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी. एम्बेसी क्या होती है? तो हर कंट्री में दूसरी कंट्रीज के एम्बेसीज होती हैं उनके होम कंट्री वालों को सपोर्ट करने के लिए. जैसे कि अमेरिका में अगर कोई इंडियन गया है और इंडियन को वहां प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वहां पे इंडियन एम्बेसी है हमारी मदद करने के लिए. वैसे ही इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है अमेरिकन की मदद करने के लिए, राइट? तो हमारी इंडियन एम्बेसी चाहे जिस भी कंट्री में हो, वो सारा एरिया इंडियन एम्बेसी का माना जाएगा जहां पे इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है. कॉन्सुलेट्स क्या होता है? देखो, हर देश से अगर कभी उस देश को रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि इंडिया से अगर कहीं फॉरेन जाना हो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, वी हैव टू गो इन अ फॉरेन कंट्री टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को? इंडिया से एक आदमी सेलेक्ट किया जाता है, एक ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है जो कि इंडिया को बाहर जाके रिप्रेजेंट करता है. उस ऑफिशियल को हम कॉन्स्यूल बोलते हैं, और इस कॉन्स्यूल का जो ऑफिस रहता है बाहर कंट्री में, उस ऑफिस को हम बोलते हैं कॉन्स्यूलेट. और वो ऑफिस जहां लोकेटेड है, वो कॉन्स्यूलेट जहां लोकेटेड है, उसको हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं. मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस दुनिया में कहीं भी लोकेटेड हो, वो पार्ट हमारा इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. ठीक. सी, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडियन एम्बेसी है, भले रशिया में लोकेटेड है, रशिया में है हमारी इंडियन एम्बेसी, फिर भी जहां वो एम्बेसी है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. अच्छा, अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? अभी में अपन ने जो भी पढ़ा कि इंडिया का जो जो जहां जहां पे है वो इंडिया का है, तो बाकी कंट्री का जो चीजें हमारे इंडिया में वो बाकी कंट्रीज की हमारी नहीं है. सी, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया, तो फिर वो उनका कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ना कि हमारी कंट्री का. जापानीज एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान. अगर इंडिया में जापानीज एम्बेसी है तो वहां जहां पे वो एम्बेसी है वो जापान का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, ना कि इंडिया का. सेकेंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, वो किसी भी कंट्री का पार्ट नहीं माने जाते, ये इंटरनेशनल एरिया में इंक्लूड किए जाते हैं. समझ में आया? आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच.